नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही इस यात्रा का मकसद है। भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर भारत के अंदर कोई नागरिक इस बात को कहता है कि मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, मैं इसका हकदार था, तो ये लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना, हर घर गरीब परिवार को रसोई गैस की उज्ज्वला योजना, हर घर में एलईडी बल्ब के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की बचत के साथ साथ सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत की योजना, हर घर नल की योजना, जन धन की योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हां मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हां उसे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। और जिन्हें नहीं मिल पाया उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाना है। और इसके लिए पूरे देश के अंदर सरकार के खर्चे पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अधिकारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं। उसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इस योजना को संबल प्रदान करने के लिए आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बना करके हर एक वंचित को, दबे कुचले को, गरीब को, दलित को उस तक शासन की योजना का लाभ पहुंचा करके उसके जीवन में परिवर्तन ला करके 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और वहीं इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहीं बस्ती दौरे पर जेपी नड्डा ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी के जो वंचित आदिवासी महिलाओं, युवाओं और किसानों को ताकत दी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इसलिए भारत एक मजबूत देश बन गया है। पीड़ित, शोषित हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसलिए आज भारत मजबूत होकर के आगे बढ़ रहा है। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके जिस देश ने हमको 500 साल 200 साल राज किया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, इंग्लैंड, उसको पछाड़ करके अब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी तैयारी, बोलिए आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है, देश को मजबूत बनाने का तरीका है।
राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सबको साथ लेकर के चलने का विषय है। कल मेरे से रात को एक पत्रकार ने पूछा कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैंने पत्रकार को कहा कि रात के 11:30 बज गए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है आपके सोच में? कौन कहता है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना। और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर समस्या के समाधान की गारंटी है, यह कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर संबोधन में उन्होंने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का समाधान की यात्रा है। समस्या उसकी गारंटी, किसान की समस्या की समाधान की गारंटी, नौजवान के उज्जवल भविष्य की गारंटी, हमारे गांव के विकास की गारंटी, गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने की गारंटी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार की गारंटी। और वही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि एनडीए में शामिल होकर हम बीजेपी को सटकर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को हटकर सहयोग कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल होकर के हम लोग सट के सहयोग कर रहे हैं 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बात अतिशयोक्ति लगेगी, उदाहरण मैं बता दूं, जिस बात को लेके वो गुस्से में हैं, प्रदेश में देश में बाई इलेक्शन हुआ, गलती पहले किसने किया? कांग्रेस ने यूपी में समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में प्रत्याशी खड़ा किया और जीता कौन? कांग्रेस को हरवाया और भारतीय जनता पार्टी को जितवाया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हम सब बीजेपी को देश से हटाने का काम करेंगे। देखिए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग देश से भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हटाने का काम करेंगे। वहीं मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दल तो मिलते रहते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिल रहे हैं। देखिए, जो भी हो, ये सारे लोग दल तो मिलते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते हैं आपस में। आपस में बयान तो दे देते हैं, लेकिन समय आने पर देख लीजिए, अभी जो 3 राज्यों का 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, तो अलायंस तो पहले से हो गया, कई बार मीटिंगें हुई। ये सारे लोग साबित करते हैं कि मोदी से अकेले नहीं लड़ सकते, मोदी ताकतवर है, मोदी ही प्रधानमंत्री बने, और हम लोग वो अपने को अस्तित्व बचाने के लिए अपना संगठन खड़ा करें। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका धूमधाम के साथ स्वागत किया है। इस दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह ने ताला में पंप और नहर का निरीक्षण भी किया है। साथ ही अधिकारियों से जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली है और सरकार घर घर जनता तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है, यह भी उन्होंने कहा है, और इसे लेकर निरंतर समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। तालीम के साथ साथ नेतागिरी की भी पढ़ाई स्कूल विश्वविद्यालय से ही होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सालों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर विराम लग चुका है, जिसे लेकर समय समय पर छात्र आंदोलन भी करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की यह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देखिए। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जीवन के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और इसी विश्वविद्यालय से पढ़ के
लोग छात्र नेता भी बनते हैं, इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर नौकरी भी पा जाते हैं और इसी विश्वविद्यालय से बनकर लोग किसान भी बन जाते हैं। उसमें से एक बड़ा राजनीतिक तबका भी है। तमाम राजनेता ऐसे भी हैं जो विश्वविद्यालय से पढ़कर छात्र नेता बनकर मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। देखिए, छात्र संघ बहाली के लिए कम से कम 5 बार ज्ञापन दिया जा चुका था। पहले 15 नवंबर 2022 को हम लोग शुरू करे थे। 1 साल से अधिक समय हो गया था, नहीं हो रहा था तो हम लोग मजबूरन, जब कोई बात नहीं सुनना है तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, हम वो शख्स जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर डटे हुए हैं गेट संख्या 1 पर। पानी बरसा, आंधी आई, तूफान आई, ओलावृष्टि हुई, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपना छात्र संघ बहाल करा के मानेंगे। लेकिन अब उस छात्र बहाली पर तमाम जो छात्र नेता हैं संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में चुनाव कराया जाए, छात्र बहाली की जाए, ताकि वो अपने छात्र नेता होने के साथ साथ देश की सेवा भी कर सकें। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें भी नेतृत्व क्षमता के विकास की बात की गई, सामुदायिक विकास की बात की गई कि हम अपने आसपास के समुदाय का, समाज का विकास करें। तो ये नेतृत्व क्षमता का विकास के बिना नहीं हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं साकार हो सकता है। मेरा मानना है कि सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। हम छात्र नेता इन्हीं छात्र छात्राओं के बीच से ही होकर के निकलते हैं। हम लोगों को मालूम है कि इन छात्रों को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। कभी एडमिट कार्ड नहीं मिलता हम लोगों को, कभी परीक्षा के समय पे फीस ना होने के कारण हमारा परीक्षा फॉर्म रोक दिया जाता है। ये बहुत सी समस्याएं हम छात्रों के बीच में आती हैं। उन चीजों को एक छात्र नेता ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। और यही विश्वविद्यालय एक ऐसा है जहां से नेता की उत्पत्ति भी होती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन छात्र नेताओं की विश्वविद्यालय सुनेगा, क्या सरकार इस पर कोई अमल करेगा? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कबसर रियाद के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए यूपी पुलिस ने खास पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए एक तरफ जहां गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के उच्च अधिकारी अच्छी तरह से मामलों का सुपरविजन भी कर सकेंगे। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी समय से लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इसको रिव्यू करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है और विभागीय इसमें एक्सेस रहेगी। विभाग के अधिकारी ये जान सकेंगे कि हमारे थाने से लेके जोन तक के लोग कैसे कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और लोगों की सुन रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ के कि नहीं बैठे। इसका इसमें समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करके उनके बैठे कि नहीं बैठे, अगर प्रति थाने में 1 या 2 दरख्वास्त तो प्रतिदिन आती हैं, अगर किसी थाने में बिल्कुल नहीं आ रही कोई दरख्वास्त, इसका मतलब है कि वो थानाध्यक्ष लोगों की सुन नहीं रहा या बैठ। और जिले के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर अनहोनी हो जाती है तो मरीजों की जान भगवान भरोसे ही होगी। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रियलिटी चेक में ऐसा देखने को मिला है। सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल जानने के लिए जनता टीवी की टीम अकबरपुर जिला हॉस्पिटल पहुंची है। वहां पर फायर सेफ्टी उपकरण या तो खराब मिले हैं या फिर उनकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। लखनऊ स्थित पीजीआई अस्पताल में आग लगने से ओटी में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भी जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और लगातार लापरवाही का आलम जारी है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में किसी भी सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं है। अगर कुछ है भी तो वह पूरी तरह से खराब है या एक्सपायरी डेट के लगे हुए हैं। कानपुर देहात में अकबरपुर के पुरुष जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के अलावा 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। लेकिन फायर सेफ्टी उपकरणों की बात की जाए तो किसी भी सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण बेहतर नहीं है। कहीं फायर बॉक्स खाली है तो कहीं नली गायब है। किसी फायर सेफ्टी बॉक्स के अंदर लोगों के चप्पल, जूते और झालर रखी है तो कहीं ब्लड सैंपल लेने वाली नीडल रखी है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर कानपुर देहात के किसी भी सरकारी अस्पताल में आग लगने की घटना होती है तो वहां भर्ती मरीजों की जान भगवान भरोसे होगी। ऐसे में कौन
उनकी जिम्मेदारी लेगा अगर किसी हादसे में किसी मरीज की जान जाती है। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद क्या जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है जिससे कहीं न कहीं मरीजों की जान बचाने के प्रयास सफल हो सके। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही धर्मनगरी में होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान को लेकर अब रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। श्रद्धालु आएंगे और टूरिस्ट आएंगे। जब यहाँ मंदिर शुरू होगा तो 22 जनवरी टेंटेटिवली जो प्लान्ड है कि उसके बाद से यहाँ पे बहुत भीड़ आएगी। तो उस भीड़ के लिए जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलेंगी और लोगों के आना जाने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसके लिए हम लोग की क्या तैयारी है। तो ये हमारे जितने भी इस एरिया में स्टेशंस हैं और जितने भी ट्रैक्स हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, डबलिंग चल रही है और स्टेशंस में काम चल रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं, उसी का निरीक्षण है।